नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सोनी आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सोनी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सेट, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर अब मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको उस क्लास में, उस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया गया है वह पूरा समझ में आए। अन्यथा आप जब स्किप कर करके देखेंगे तो आप पूरी जो वहाँ से हमें अर्जित करना होगा ज्ञान, वह नहीं मिल पाएगा आपको। तो अतः वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें अपन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, संबंध पे। तो जो संबंध है उसे रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि संबंध की जो परिभाषा है वह किस प्रकार से दी जाती है। तो जो संबंध है वह कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। यह इसकी सबसे इजी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं कि जो संबंध है वह कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। और यह बनता कैसे है? तो यह समुच्चय ए व बी के अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करने को व्यक्त करता है। अर्थात समुच्चय ए के अवयव वे बी से किस प्रकार से संबंधित है या किस नियम के द्वारा संबंधित किए गए हैं, यह हमें रिलेशन में दिए गए जो कथन है उसके द्वारा मालूम चलता है। तो नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वह है जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि यदि समुच्चय ए में दिए गए एक या एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक या एक से अधिक प्रतिबिंब उपलब्ध हो तो उसे संबंध कहते हैं। अब यदि अपन मैपिंग की बात करें तो मैपिंग के आधार पर जो रिलेशन है समुच्चय ए से बी के मध्य वह 1-to-1 हो सकता है, 1-to-many हो सकता है, many-to-1 हो सकता है, अथवा many-to-many
हो सकता है। और इसको और भी क्लियर समझने के लिए अपन यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि ये यदि समुच्चय ए हो, ये समुच्चय बी हो, माना समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं, वे हैं ए बी सी डी। समुच्चय बी में जो अवयव हैं वे हैं 1 2 3 4। तो यदि अपन ए का रिलेशन 1 से डिफाइन करें, बी का रिलेशन 2 से डिफाइन करें, सी का रिलेशन 3 से डिफाइन करें और डी का रिलेशन 4 से डिफाइन करें, तो यह जो रिलेशन है वह 1 to 1 को शो कर रहा है, एक का एक से संबंध। इसी प्रकार यदि अपन नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो जो नेक्स्ट डायग्राम है वह कुछ इस प्रकार से है कि यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी। ए में 3 अवयव ले लेते हैं ए बी सी, और जो समुच्चय बी है उसमें अवयव लेते हैं 1 2 3। तो यदि ए का रिलेशन 1 और 2 से किया जाए और सी का रिलेशन 3 से डिफाइन किया जाए, तो यह जो डायग्राम है वह 1 to many रिलेशनशिप को शो कर रहा है, अर्थात एक का एक से ज़्यादा संख्याओं से संबंध होना। इसी प्रकार यदि अपन नेक्स्ट डायग्राम लें तो जो नेक्स्ट डायग्राम है वह होगा माना समुच्चय ए में 4 अवयव हैं ए बी सी डी, और जो समुच्चय बी है उसमें 2 अवयव ले लेते हैं 1 और 2। तो यदि अपन इनको इस प्रकार से डिफाइन करें, और भी कई प्रकार से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वह है मैनी टू 1। इसी प्रकार यदि अपन एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें डायग्राम के थ्रू, माना यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है। समुच्चय ए में जो अवयव हैं वे दिए गए हैं ए बी सी, और समुच्चय बी में अपन ने जो अवयव लिए वे हैं 1 और 2। तो यदि ए की मैपिंग 1 से हो, बी की मैपिंग भी 1 से की जाए और सी की मैपिंग भी 1 से की जाए, तो यह जो डायग्राम है वह भी मैनी टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं या देख पाएंगे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है यह है कि जो कर्मित युग्म होता है, कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव हमेशा प्रथम अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात अगर अपन बात करें डायग्राम फर्स्ट की, डायग्राम थर्ड और ये डायग्राम फोर्थ लें अगर, तो डायग्राम 1 के अनुसार ए का प्रतिबिंब 1 है और बी का जो प्रतिबिंब है वह 2 है। इसीलिए इसे a,1 के द्वारा एवं इसे b,2 के द्वारा कर्मित युग्म के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यह जो 1 है वह a का प्रतिबिंब है और यह जो 2 है वह b का पूर्व प्रतिबिंब है। तो यह चीज़ आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो यह हमारा जो टॉपिक था वह शॉर्ट रूप में आपके सामने व्यक्त किया गया है, रिलेशन जो था। इसके बाद में अपन
नेक्स्ट जो पॉइंट है वह डिस्कस करेंगे फंक्शन। उससे पहले एक बात और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे वापस से देखें, फिर भी यदि कोई दिक्कत रह जाती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है नेक्स्ट वह है फलन, जिसे अपन फंक्शन कहते हैं। तो सब फलन की जो डेफिनेशन है वह आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि फलन समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों में प्रतिबिंब को व्यक्त करता है। इस डेफिनेशन को आप और भी इजी वे में इस प्रकार से देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे फलन कहते हैं। यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन में जो गौर करने लायक जो बात है वह यह है कि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध होता है। तो आपको जब फलन डिफाइन करते हैं तो यह जरूर देखना चाहिए कि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का बी में संबंध है या नहीं। यदि समुच्चय ए में एक भी अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब अथवा जिसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में नहीं है तो वह फलन भी नहीं होगा। इसके बाद अब आप देखिए कि इसका जो आप डायग्राम है वह किस प्रकार से बनता है। तो यदि अपन इसको समझना चाहें तो इसके लिए अपन थोड़े डायग्राम डिस्कस करते हैं, 2-3। तो पहला जो डायग्राम है वह इस प्रकार है कि यदि यह समुच्चय ए या समुच्चय बी हो, ए में अवयव है हमारे पास ए बी सी और डी, और जो समुच्चय बी है उसमें अवयव है 1 2 एंड 3। तो यदि ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से, सी का रिलेशन 3 से हो और डी का रिलेशन किसी भी अवयव से नहीं है तो यह फलन की परिभाषा के अनुसार गलत है, क्योंकि फलन की परिभाषा में दिया गया था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए में जो अवयव डी है उसका कोई प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। यदि अपन बात करें संबंध की तो यह संबंध है। इसी प्रकार यदि अपन नेक्स्ट डिस्कस करें डायग्राम, तो नेक्स्ट डायग्राम अपन लेते हैं, वह माना कि इस प्रकार है। ये समुच्चय ए है जिसके कुछ एलिमेंट है ए बी सी, यह समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध है अथवा प्रतिबिंब उपस्थित है।
ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, इसलिए यह फलन है और संबंध तो होगा ही। इसी के साथ नेक्स्ट यदि अपन डायग्राम डिस्कस करें तो मान लिया कि समुच्चय ए में दिए गए अवयव वे हैं ए बी सी एंड डी, और समुच्चय बी में जो अवयव दिए गए हैं वे हैं 1 और 2। यदि ए का रिलेशन 2 से हो, बी का रिलेशन भी 2 से हो, सी का रिलेशन भी 2 से हो और डी का रिलेशन भी 2 से हो, तो यह भी फलन है, क्योंकि यहाँ पर भी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब उपस्थित है और यह फलन है, इसलिए यह संबंध भी होगा। तो यहाँ से इन उपरोक्त चित्रों के आधार पर एक पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो संबंध है, जो संबंध होता है वह फलन हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि जो फलन है वह हमेशा संबंध भी होगा। इसके बाद जो अपन डिस्कस करते हैं वह संबंधित है फलन के प्रांत, सह प्रांत एवं परिसर से। तो यह भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि फलन का जो प्रांत है वह क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है एवं परिसर क्या होता है। तो यदि अपन बात करें फिगर फर्स्ट, यह फिगर सेकंड मान लेते हैं और यह फिगर थर्ड मान लेते हैं। तो जो फिगर फर्स्ट है उसके अनुसार अपन बात कर रहे हैं, तो प्रांत की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि समुच्चय ए के उन अवयवों का, समुच्चय ए के उन अवयवों का समूह होता है जिनका प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो। समुच्चय ए के उन अवयवों का संबंध होता है जिनका प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो, अर्थात प्रांत को हमेशा समुच्चय ए के बराबर माना जाएगा, क्योंकि जो फलन होता है उसमें परिभाषा के अनुसार समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध होता है, इसलिए यह प्रांत है वह समुच्चय ए को ही डिनोट करता है। जैसे यदि अपन फिगर 2 की बात करें, फिगर 2 के अनुसार ए का संबंध या एक का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, इसलिए जो प्रांत है उसमें जो संख्याएं लिखी जाएंगी वे होंगी ए बी सी, और जो ए बी सी है वह समुच्चय ए को व्यक्त करता है, इसलिए प्रांत है वह हमेशा समुच्चय ए के बराबर होगा। इसी प्रकार जब आप बात करते हैं
सह प्रांत की। तो जो सह प्रांत है वह, उसकी डेफिनेशन वह इस प्रकार है कि समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। तो एंड साथ ही साथ आप एक चीज और यह देख सकते हैं कि प्रांत को अपन डोमेन के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रांत को डोमेन कहते हैं और सह प्रांत को कोडोमेन कहा जाता है। तो समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है परिसर की। तो यह इम्पोर्टेंट है। परिसर की जो डेफिनेशन वह इस प्रकार है कि समुच्चय बी के उन अवयवों का समूह होता है जिनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अर्थात समुच्चय ए में उपस्थित हों। तो परिसर को अपन रेंज कहते हैं और इसकी डेफिनेशन वह यह है कि समुच्चय बी के उन अवयवों का समूह होता है जिनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होते हैं। तो यदि अपन एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर फिगर 3 की बात की जाए, यदि फिगर 3 के अनुसार जो प्रांत वह ए के बराबर होगा, जबकि जो परिसर है वह परिभाषा के अनुसार जो होगा वह होगा समुच्चय और जिसके अंदर अवयव होगा केवल 2, क्योंकि फिगर 3 के अनुसार परिसर में समुच्चय बी के वे अवयव लिखे जाएंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में उपस्थित है और यहाँ पर एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह परिसर में शामिल नहीं हो रहा। यदि अपन बात करें फिगर 2 की, तो फिगर 2 के अनुसार जो प्रांत है वह ए है और जो परिसर है उसमें जो अवयव होंगे वे होंगे 1, 2 एंड 3, क्योंकि परिभाषा के अनुसार 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी है और 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है। इसलिए परिसर में यहाँ पर तीनों ही अवयवों को शामिल किया गया है, इसलिए यह समुच्चय बी के बराबर है। अब आप यहाँ से एक बात और क्लियर कर सकते हैं कि जो परिसर है वह फिगर 3 के अनुसार लिख रहा हूं मैं, परिसर वह सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है और फिगर नंबर 2 के अनुसार जो परिसर है वह बराबर है सह प्रांत के, इसलिए जो परिसर होता है वह या तो सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है अथवा सह प्रांत के बराबर होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसे अपन फर्स्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 वहां पे हमारे काम में भी आएगा, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अपन अब डिस्कस करते हैं फलनों के बारे में, जो एक दो बिंदु और बच गए हैं उन्हें। तो अभी अपन
डिस्कस कर रहे हैं कि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो उम्मीद करता हूं कि आपके यह समझ में आ गया होगा, और इसे और भी अच्छे से समझने के लिए अपन फिगर 1 की बात करें यदि, या फिगर 2 की बात करें, तो फिगर 2 के अनुसार यहां अपन लिख देते हैं प्रतिबिंब, और यहां अपन लिख देते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो जो अवयव ए है, ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है। इसी प्रकार यदि पूर्व प्रतिबिंब की बात की जाए तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 ए है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी है, और 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है। अर्थात प्रतिबिंब हमेशा समुच्चय बी, जिसे अपन सहप्रांत कहते हैं, में बनता है। और जो पूर्व प्रतिबिंब है वह हमेशा समुच्चय ए, जिसे प्रांत कहते हैं, में बनता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है वह हमेशा सहप्रांत में होता है, और जो पूर्व प्रतिबिंब है वह हमेशा प्रांत में शामिल होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, वह होगा एक्सरसाइज 1 का थ्योरी पार्ट। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अपन ने जो क्लास 11 से रिलेटेड जो भी बेसिक पढ़ा है उसको एक बार आप वापस से रिवाइज करें, ताकि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट वह अच्छे से समझ में आए। ओके, बाय, धन्यवाद।